अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है IAS 8, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स एंड omissions. Very important topic once again as per your exams are concerned. और थोड़ा सा टेक्निकल है, बच्चे भागते भी हैं इससे, और थोड़ा सा कभी कभी लटका देता है, इसलिए भी बच्चे इससे थोड़े से खौफ रहते हैं। कोशिश करेंगे इसे जरा थोड़ा सा लाइट मोड में आपको समझाएं कि ये है क्या। इसे हम 2-3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं क्या, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, प्रायर ईयर्स एरर्स एंड ओमिशंस क्या है। बाज़ कात अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि काफ़ी एक जैसी लगती हैं। तो इनका डिफरेंस भी बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ अकाउंटिंग पॉलिसी है और क्या चीज़ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। कुछ इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अच्छा जी, चूंकि हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, प्रायर ईयर्स, एरर्स एंड ओमिशंस, और अगर हमारी पॉलिसीज चेंज हो जाएं तो क्या करेंगे, एस्टिमेट्स चेंज करने पड़ जाएं तो क्या करेंगे, राइट जी। तो ये एक्चुअली IAS 8 जो है, दिस एक्चुअली डील्स विद चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी अगर कोई पॉलिसी बिजनेस लेके चल रहा है और वो चेंज हो जाए तो क्या करेंगे। चेंजेस इन एस्टिमेट्स, बिजनेस पहले कोई एस्टिमेट्स लेके चल रहा था, अब अगर चेंज करने पड़ गए हैं तो क्या करेंगे। प्रायर ईयर्स, अगर एरर्स हो गई हैं, पिछले सालों में कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं, हमने उन्हें ठीक करना है तो कैसे करेंगे, राइट जी। तो पहले देखते हैं, चेंजेस तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देख लें कि अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या जो चेंज होगी, अकाउंटिंग एस्टिमेट है क्या जो चेंज होंगे, और प्रायर ईयर्स एरर्स या ओमिशंस क्या चीज है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद जी, सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements, right जी। काफी मुश्किल इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए बेटा, अकाउंटिंग आपको दो तरह की चीजें देती है। एक तो आपको स्टैंडर्ड्स देती है, IFRS स्टैंडर्ड्स, इफ्रिक्स, ताकि आप उनसे गाइडलाइंस ले लें। अगर कोई भी मसला आता है वो आपको बता देते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड है, इसकी मदद से आप अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लें। I16 से रिलेटेड नॉन करंट एसेट्स आप डील करना चाहते हैं, I16 दे दिया आपको। आप इंटेंजिबल्स एसेट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, उन्होंने बताया यार ये इंटेंजिबल एसेट्स का मैंने IS38 दे दिया, जो जो चीजें इसमें लिखी हैं इसके मुताबिक करोगे तो आपका मामला ठीक चलेंगे। प्रोविजंस के बारे में IS37 दे दिया, अगर ये काम करोगे तो ये आपका मामला ठीक रहेगा। इम्पेयरमेंट अगर एसेट्स में हो जाए तो आप IS36 को डील करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। यानी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स दे दिए। बोरोइंग कॉस्ट के रिलेटेड IS23 दे दिया, आपको स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दे देता है। माइंड यू, अगर कोई चीज गाइडलाइंस आपको स्टैंडर्ड से मिल रही है तो फिर आपने पॉलिसीज नहीं अप्लाई कर। अगर स्टैंडर्ड से ही आपका काम चल रहा है तो फिर पॉलिसीज अप्लाई नहीं कर। पॉलिसीज वहां पर अप्लाई होंगी जहां पर स्टैंडर्ड खामोश है। अगर स्टैंडर्ड खामोश है या चॉइस दे रहा है तो फिर वहां पर आपको ये अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप IS16 डील कर रहे हैं, I16 आपको दिया नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। नॉन करंट एसेट कहता है कि आप नॉन करंट एसेट अपने या कॉस्ट मॉडल पर रख सकते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पर रख सकते हैं। चॉइस दे दी उसने, उसने आपको चॉइस दे दी। तो ये पॉलिसी कि आपकी बिजनेस की पॉलिसी क्या है, क्या बिजनेस की पॉलिसी है कि वो कॉस्ट मॉडल लेके चलना चाहता है या रिवैल्यूएशन मॉडल लेके चलना चाहता है। दिस इज पॉलिसी। IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील्स आपको करता है। IS40 में आपको चॉइस दे दी गई कि क्या आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं या फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो वंस अगेन ये बिजनेस की पॉलिसी है, बिजनेस के ऊपर छोड़ दिया कि आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं या
फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल है तो हम कहेंगे बिजनेस की पॉलिसी ये है कि ये IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल लेके चलता है। बिजनेस की पॉलिसी ये है कि IAS 16 में ये रिवैल्यूएशन मॉडल लेके चलता है। तो डिफरेंट पॉलिसीज है, राइट जी। तो स्टैंडर्ड सिर्फ आपको ये बताएगा कि कॉस्ट मॉडल क्या करेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या करेगा, ठीक हो गया। लेकिन बिजनेस ने ये फैसला करना है कि वो कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहता है या रिवैल्यूएशन मॉडल, या फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना चाहता है या कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहता है, ठीक हो गया। या बिजनेस ने आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 ने आपको ये बता दिया कि हम बोरोइंग कॉस्ट जो है उसको क्या करेंगे। आगे बोरोइंग कॉस्ट में आपकी पॉलिसी है, इससे पहले स्टैंडर्ड आने से पहले पहले तक ये जो बोरोइंग कॉस्ट में इंटरेस्ट होता था ये भी एक्सपेंस आउट कर दिया जाता था। तो अब बिजनेस की पॉलिसी ये है कि बिजनेस IAS 23 में जो इंटरेस्ट होगा उसे कैपिटलाइज करेगा, उसे कैपिटलाइज करेगा, राइट जी। इसी तरह इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में दे दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो भी मिलेगी हम उसे किस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। आगे गवर्नमेंट ग्रांट में आपको पॉलिसी में ऑप्शन दे दी गई कि गवर्नमेंट ग्रांट को आप डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट करना चाहते हैं, यानी आप गवर्नमेंट ग्रांट को नॉन करंट एसेट में डिडक्ट करना चाहते हैं या उसको एज डेफर्ड लायबिलिटी बनाना चाहते हैं। तो कंपनी की IAS 20 क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या, वो उसके बारे में बताएगा। ऑप्शन दे दी गई। पॉलिसी बिजनेस की क्या है कि हम कहेंगे अगर वो लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट ग्रांट को नॉन करंट एसेट में से डिडक्ट करता है, हम कहेंगे कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो गवर्नमेंट ग्रांट को उसमें से एसेट में से डिडक्ट करता है। अगर आप डेफर्ड लायबिलिटी बनाते हैं तो हम कहेंगे कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को उसमें से उसको एज डेफर्ड लायबिलिटी ट्रीट करता है, ठीक हो गया जी। तो स्टैंडर्ड आपको ओवरऑल सिचुएशन देता है, जहां पर चॉइस दे दी आपको तो वहां पर फिर बिजनेस की ये बिजनेस की पॉलिसी बन जाती है। तो बिजनेस की पॉलिसी फिर क्या कि बिजनेस की पॉलिसी दरअसल कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिस हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें मिले हैं ताकि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना सकें, ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पर IAS 16 में कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 40, लाइफो फाइफो या एवको मॉडल किसमें जी, IAS 2 में इन्वेंट्रीज में, राइट जी। इसी तरह फिर हमने इसमें ये जो आपकी है गवर्नमेंट ग्रांट में डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट या डेफर्ड लायबिलिटी, तो ये डिफरेंट पॉलिसीज है। तो याद रखिएगा अकाउंटिंग पॉलिसीज वैसे हमें मिलेगी बेसिस, लेकिन वहां से उन बेसिस में अगर हमें चॉइस मिल जाती है तो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज है। ये बाय द वे आगे जाके मैं डिफरेंट एग्जांपल्स भी करेंगे। ये भी क्वेश्चन एक दफा पास्ट में पूछा हुआ है, उसने बहुत सारी चीजें पूछ के कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल, और इसी तरह डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट या डेफर्ड लायबिलिटी, और इसी तरह की चीजें दे के कुछ एस्टिमेट्स भी दे के उसने पूछा था बताएं इनमें से अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी हैं। तो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखने के लिए सिर्फ ये देखेंगे जहां पर हमें ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें मिलती हैं अकाउंटिंग से और उनमें हमें चॉइस दी जाती है, राइट जी। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कहाँ कहाँ हमारे काम आ सकती हैं जी। का रिकग्निशन क्राइटेरिया में, जैसे मैंने बताया जी, रिकग्निशन क्राइटेरिया में कैपिटलाइजिंग हमें क्या, अगर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है तो क्या हमें कैपिटलाइज करना है या इसको एक्सपेंस आउट करना है। मेजरमेंट बेसिस में कॉस्ट मॉडल लेना या फेयर वैल्यू मॉडल लेना है IAS 40 में, या कॉस्ट मॉडल लेना या रिवैल्यूएशन मॉडल लेना है। प्रेजेंटेशंस में गवर्नमेंट ग्रांट को हमने डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट प्रेजेंट करना है या हमने इसको एज डेफर्ड लायबिलिटी ट्रीट करना है, राइट जी। तो ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अहम है। व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज पूछ सकता है, व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, या इनका डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सम प्रिंसिपल्स व्हिच आर गिवन बाय the which we adopt to make our or prepare our financial statements। इसकी मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताई, राइट जी। फिर देखते हैं आगे जाके इसका वैसे डिफरेंस भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, देखिए
मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताया कि यहाँ पर हमें गाइडलाइंस मिलती हैं लेकिन चॉइस के साथ मिलती। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या हैं, जो हमें गाइडलाइंस मिली हैं, इनको हमने मैयर्स कैसे करना, इनको हमने मैयर कैसे करना, जो चीजें मिली हैं इनकी मैयरमेंट जो है, ये एस्टिमेट्स होते हैं, यानी डिफरेंट एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स जो हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी मॉनेटरी मैयर्स होते हैं हमारे। तो एन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज अ मॉनेटरी अमाउंट सब्जेक्ट टू मैयरमेंट अनसर्टेनिटी। मिसाल के तौर देखें, हमने IS 16 ने हमें बताया कि आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल कर सकते हैं, चॉइस। लेकिन इसको मैयर करने के लिए जाहिर है, हम अगर कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्ट मॉडल के साथ साथ हमें इसे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा हर साल। ठीक हो गया? तो कॉस्ट मॉडल पॉलिसी है, रिवैल्यूएशन मॉडल पॉलिसी है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं वो इसको मैयर करने के लिए कि हर साल हमने कितना बेनिफिट इसमें से ले लिया, हर साल हम अपनी बैलेंस शीट में अब एसेट कितना लिख सकते हैं, हर साल हम अपनी लायबिलिटी कितनी लिख सकते हैं। तो मैयरमेंट जो है वो, जो एस्टिमेट्स हैं, दीज आर मोर रिलेटेड टू मैयरमेंट्स। मिसाल के तौर पर हमने एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ डिजिट मेथड, डिफरेंट है हमारे पास मेथड, नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड, मशीन आवर्स एटसेट्रा। राइट जी? अच्छा, यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं, एस्टिमेट्स में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर कोई एसेट कंसिस्टेंटली चल रहा है और हमें कंसिस्टेंटली फायदा दे रहा है, तो यहां पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि रियलिस्टिक मेथड जो है इसको इसका बेनिफिट देने के लिए, मैयर करने के लिए, वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, हम रिड्यूसिंग बैलेंसेस के ऊपर नहीं लगा सकते। अगर कोई एसेट है जो शुरू के दिनों में ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है और एवरी पासिंग टाइम, पासिंग ईयर, उसकी डिप्रिसिएशन जो है वो अमाउंट कम होती जा रही है, तो हम इसके ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस लगाएंगे। ठीक हो गया नहीं? अगर कोई मशीन जो है वो यूनिट बेस्ड है, कि जितने यूनिट्स बनाएंगे उस हिसाब से वो यूनिट बना ही 100 यूनिट सकती है, तो हम उसको यूनिट्स बेस्ड के ऊपर ही डिप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी हमारे पास अब चॉइस नहीं। पॉलिसीज में चॉइस होती है, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, यहां पर चॉइस नहीं है हमारे पास। यहां पर हम स्ट्रेट लाइन ही लगा सकते हैं उस एसेट्स के ऊपर जो एक साथ चलता है, रिड्यूसिंग बैलेंस ही लगा सकते हैं जो शुरू में ज्यादा चलता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम कम उसका डेप्रिसिएशन हो जाती है। यूनिट्स मेथड, यूनिट मेथड ही लगा सकते हैं उसके ऊपर। राइट जी? तो एक एस्टिमेट जो होता है, सॉरी, जो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, ये हमें बताते हैं कि हमने अपनी जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं इनको मैयर कैसे करना है। राइट जी? तो इसमें जी इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी, डिप्रिसिएशन मेथड्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी I16 में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या हैं, तमाम डिप्रिसिएशन मेथड्स। राइट जी? अच्छा, IS 40 में अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, या कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल, और इसकी मेजरमेंट क्या है। जो हम फेयर वैल्यू मॉडल अगर ले रहे हैं, तो फेयर वैल्यू मॉडल में हर साल ज़ाहिर है उसकी फेयर वैल्यू हमने मेजर भी तो करनी होगी, कि इस साल में ये 10% बढ़ गया, इस साल में ये 20% बढ़ गया, या इस साल में 20% कम हो गया। तो इसकी जो मेजरमेंट है, दिस इज एस्टिमेट, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल इज पॉलिसी। राइट जी? इसी तरह अगर आप इन्वेंट्री में हैं, तो पॉलिसी क्या है, फाइफो मॉडल ले सकते हैं या एफको मॉडल ले लें, वेटेड एवरेज मॉडल ले सकते हैं। राइट जी? पॉलिसी ये है, लेकिन इसको मैयर करने के लिए क्या है, या कॉस्ट और NRV की बेसिस के ऊपर इन्वेंट्री को मैयर करते हैं। ठीक हो गया? तो यहां पर हमारे पास चॉइस नहीं है, यहां पर चॉइस है, फाइफो भी लगा सकते हैं, मर्जी है फाइफो लगाएं, मर्जी है वेटेड एवरेज लगाएं, लेकिन यहां पर हमारे पास इसकी ऑप्शन नहीं है कि अगर कॉस्ट पर रखनी है या NRV पर। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू मार्केट में कम हो गई है, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इन्वेंट्री की वैल्यू कम करनी ही करनी। राइट जी? तो कॉस्ट और NRV एस्टिमेट, फाइफो या एफको, ये दोनों पॉलिसीज है। राइट जी? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स। अच्छा, तो इसी तरह वो कहते हैं जी, ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी। हम हर साल उसकी एसेट या लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन देखें, कैरिंग वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, उसकी लायबिलिटी अगर कोई है तो प्रोविजंस वगैरह हैं तो वो उसकी एडजस्टमेंट होगी उसकी। और रिलेटेड एक्सपेंसेस,
resulting from reassessing the expected future benefits and obligations associated with that asset or liability। हम देखते हैं कि आगे फ्यूचर में हमें वो कितना फायदा दे सकता है, उसके हिसाब से हम इसकी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चेंज हो सकती है। अगर हमने इनिशियली एक वैल्यू सोची थी कि ये 10 साल एसेट चलेगा, थोड़े दिनों बाद हमें पता चला कि यार ये 10 साल नहीं चल सकता, ये तो सिर्फ 4 साल चल सकता है। तो हमने उसके हिसाब से अपनी उसकी वैल्यूज को रीअसेस करके उसके मुताबिक कैरिंग वैल्यूज को एडजस्ट किया होता है। राइट जी, तो ये रीएडजस्टमेंट है एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा की। ठीक होगा जी, एस्टिमेट्स की। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसकी एस्टिमेट्स की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं जी। देखें, एस्टिमेट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं जी। द एक्सपेंस ऑफ द बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अगर हमने डाउटफुल डेट्स रिसीवेबल्स हमारे पे हमारे रिसीवेबल्स जो हैं उनको हर साल अगर मेजर करना हो तो हमने देखना इस साल में 10% हमें नहीं मिलेंगे, शायद तो बैड डेट्स हो जाते हैं। शायद उससे अगले साल हम देखते हैं शायद हमें 20 साल बैड डेट्स हो जाएं। तो ये क्या, दरअसल ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें पता है कि अगर 10% नहीं मिल रहे तो हमें 10% अपने रिसीवेबल को कम करना ही है, बैड डेट्स उतने करने ही करने। ठीक हो गया। तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी जो है जो ये भी हमारी जो एग्जांपल है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। फिर जो अकाउंटिंग मेथड्स हैं, और सॉरी डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, ये भी इसकी एस्टिमेट्स हैं। अच्छा जी, फिर मैंने ये भी बताया जी, और एस्टिमेट की एग्जांपल क्या है, एनआरवी या कॉस्ट और एनआरवी, ये भी इसकी एग्जांपल है। हमने जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स या लायबिलिटी या हमारे पास हमने फेयर वैल्यू मॉडल रखना है या कॉस्ट मॉडल रखना है, ये पॉलिसी है। लेकिन फेयर वैल्यू में फर्क कितना पड़ा हर साल, ये एस्टिमेट्स हैं। तो द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी जो हर साल चेंज आएगा वो इसकी एस्टिमेट्स हैं। इसको वैसे ये करना चाहिए, द चेंजेस इन फेयर वैल्यू मॉडल इज पॉलिसी, द चेंज इन फेयर वैल्यू इज, यहां पर मैं लिख देता हूं जी, ये भी चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी। डिप्रिसिएशन मेथड्स, ये भी मैं डिस्कस कर चुका, ये भी एस्टिमेट्स हैं। प्रोविजन फॉर वारंटी एंड ऑब्लिगेशंस, आपने कोई वारंटी दी हुई है किसी भी बंदे को, आपने कहा ये मोबाइल ले जाओ, 5 साल तक हम इस मोबाइल की वारंटी देते हैं कि ये खराब होगा तो हम ठीक कर लेंगे। तो बिजनेस जो मोबाइल बेच रहा है उसकी वारंटी जो है वो हर साल जो आपने प्रोविजन दे दी है ये हर साल चेंज होती जाएगी। वैसे ये FAR 1 के लेवल के ऊपर नहीं है। प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, ये एक पूरा चैप्टर है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 इसको डील करता है। ये FAR 2 में डील करते हैं, लेकिन ACCA वगैरह में ये इनिशियल लेवल के ऊपर ही डिस्कस होता है। ACCA में भी, सीमा में भी, ICMA में भी ये इनिशियल लेवल के ऊपर इसे डिस्कस कर देते हैं। तो एनीवे, अगर आपने कोई वारंटी दी है, वंस अगेन उसमें को हर साल चेंज आती है। पहले साल में 10 मोबाइल आके अगले साल मुमकिन है 20 आ जाए, अगले साल उससे मुमकिन है फिर से 10 आ जाए, 5 आ जाए, 30 आ जाए। तो जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी उस हिसाब से आप इसकी वारंटी मेजर करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं होती। राइट जी, तो ये भी आपका एस्टिमेट्स है। तो ये चीजें याद रखिएगा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये पूछ भी लेता है बहुत सारी चीजें इकट्ठी देके कि बताएं इनमें से अकाउंटिंग एस्टिमेट कौन सा और अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है। मिसाल के तौर पर आगे आगे जाकर मैं आपके लिए कुछ इसकी एग्जांपल्स रखी हुई हैं, ये लीजिए देखें। देखें उसने कहा जी बताएं, आपने डिफरेंशिएट करना, ये एक प्रैक्टिस है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है, या एस्टिमेट कौन सी है, या प्रायर ईयर एरर्स एंड ओमिशन कौन सी है। जो प्रायर ईयर एरर्स एंड ओमिशन है उसे मैं अभी जरा थोड़ा सा इसमें नहीं रखा। अगर उसमें जब मैं इसके फौरन बाद अगली स्लाइड में इसको पढ़ेंगे कि प्रायर ईयर एरर्स या ओमिशंस हैं क्या, तो फिर उसमें हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये देखना है। ये बाय द वे मैं बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंट पिछली से पिछली अटेम्प्ट में उन्होंने पूछा। उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट्स को इकट्ठा करके दिया और उसमें से आपसे कहा कि आप इन्हें बताएं इनमें से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कौन से हैं और अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है। मिसाल के तौर पर ऐसे जी देखें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइटम इज द फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट। आप कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहते हैं या फेयर वैल्यू मॉडल करना चाहते हैं। तो ये सिंस वी हैव गॉट चॉइस, हम कहेंगे ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस, तो स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, बिकॉज इसमें चॉइस कोई नहीं। अगर एसेट एक साथ चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही लगाना पड़ेगा।
ठीक हो गया जी। और अगर पहले शुरू के दिनों में ज्यादा चल रहा है और आगे जाके उसकी वैल्यू कम होती जाती है डिप्रिसिएशन की, तो हम कहेंगे ये रिड्यूसिंग बैलेंस ही लगाना पड़ेगा। तो दिस इज एस्टिमेट। फाइफो और वेटेड एवरेज, ये पॉलिसी है, क्योंकि ये बिजनेस को चॉइस दी जाती है कि आप बेशक फाइफो यूज कर लें, बेशक एफ को यूज कर लें। कॉस्ट और एनआरवी, इसमें आपके पास चॉइस नहीं होती। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री कम हो जाए तो हमें उसको कम ही करना पड़ेगा। तो ये एस्टिमेट है आपका, जो फोर्थ वाला पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, डिसाइडिंग बैड डेट एक्सपेंस, चूंकि इसमें हर साल मेजरमेंट आ जाती है, तो ये एस्टिमेट्स हैं। मेजरिंग ऑल प्रोविजंस, दैट इज टू वारंटी एस्टिमेट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर वारंटी भी है, इसकी भी मेजरमेंट हर साल की जो है वो भी हमारी एस्टिमेट्स ही है। प्रेजेंटिंग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ये पॉलिसी कि हमने जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, ये हमने इसको कौन से वाला मॉडल लेना है, इधर डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट और ट्रीटेड एज डेफर्ड लायबिलिटी। तो हम कहेंगे ये हमारी पॉलिसी है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है, बिजनेस को ऑप्शन दी जाती है, बेशक आप इसको डिडक्ट कर दें, बेशक आप इसको एज डेफर्ड लायबिलिटी ट्रीट कर दें। तो दिस इज पॉलिसी। कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट और टू एक्सपेंस, तो बिजनेस के पास ये भी पॉलिसी है कि आपने इसको कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस करना है, लेकिन अब ये आपके पास बाय द वे ऑप्शन नहीं होती। अगर पास का कुछ, चूंकि बहुत अगर इमटेरियल चीज हो, एक्सपेंस हो, तो फिर उसको वो एक्सपेंस आउट भी कर देते हैं। अच्छा जी, चूंकि अगर आपने लोन लिया और लोन लेकर आपने बना बनाया एसेट ले लिया, तो जाहिर अब आप उसको एक्सपेंस आउट नहीं कर उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन अगर आपने लोन लिया और लोन लेकर आपने उससे एसेट बनाया, अब जाहिर आप उसे कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड के तमाम कंडीशंस उसकी मीट हो रही हो। हमने आईएस 23 बहुत डिटेल में पढ़ा, इसका लेक्चर पढ़ा है मेरे पास, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, नाइन्थ वन, assessing assets order in balance sheet, that is to the liquidity और current non current etc। देखिए ये भी बिजनेस की पॉलिसी होती है, यानी हम बैलेंस शीट में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इसे लिक्विडिटी ऑर्डर में बना दें कि हमने उसमें सबसे पहले कैश रखें, फिर उसके बाद रिसीवेबल्स रखें। लिक्विडिटी का मतलब है जो सबसे अर्ली, जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके। तो कैश सब चूंकि होता ही कैश है, उसके बाद रिसीवेबल्स होते हैं, ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके बाद हमारी इन्वेंट्री होती है, फिर ये कन्वर्ट होती है। तो इसी तरह से लिक्विडिटी के ऑर्डर में भी आप बना सकते हैं बैलेंस शीट को, या फिर हम करंट और नॉन करंट में के केस में भी बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपको नजर आ रही होती है, सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स रखते हैं, फिर करंट एसेट्स रखते हैं, फिर कैपिटल या इक्विटी रखते हैं, फिर करंट लायबिलिटीज रखते हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज रखते हैं, रादर नॉन करंट लायबिलिटी पहले आ जाती है और फिर करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं। तो बेशक आप इस ऑर्डर में रख लें, बेशक आप बैलेंस शीट के दूसरा बनाने की ऑप्शन आपके पास ये भी दी जाती है कि आप इसे लिक्विडिटी ऑर्डर में रख दें। ठीक हो गया, जो सबसे ज्यादा लिक्विड चीजें हैं उसे सबसे पहले रखें, और इसको जो कम लिक्विड है उसको कम से कम करते जाएं, और इस तरह से आप अपनी सारी बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो फॉर्मेट्स हैं, इनमें भी ऑप्शन दी जाती है, ये भी कंपनी की पॉलिसी होती है। तो जो कंपनी की पॉलिसी उसी के मुताबिक वो उसको बना लेता है जी। राइट जी। इससे आगे एक और भी हमारे पास है जी एग्जाम्पल, ये भी है, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या ये वो है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले जरा जो हमारा तीसरा पोर्शन है कि प्रायर पीरियड एरर्स या ओमिशंस क्या होती हैं। देखिए हमने अकाउंटिंग पॉलिसी देखी, हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देखे, और अब देखते हैं प्रायर पीरियड एरर्स या ओमिशंस क्या होती हैं। देखिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, आप फर्ज कर लें अब 2023 में, अब 2023 में अगर आप हैं, आपको पता चला यार आपने 2018 में ये अब से एक गलती हो गई, ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई। वो गलती, यानी कि अगर वो आप उस वक्त गलती ना करते, यानी अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं, या हमारे पास डाटा बिल्कुल ठीक अवेलेबल था, इंफॉर्मेशन भी ठीक अवेलेबल थी, हमने विलफुली या हमसे गलती से वो गलती हो गई। मिसाल के तौर पर आपने डेप्रिसिएशन लेनी थी उस साल में 5,000, आपने गलती से वो डेप्रिसिएशन 2,000 लेना शुरू कर दी। आपको इल्म था
कि ये एसेट आपका 10 साल चलेगा, आपने जानबूझकर वो एसेट 10 साल का डेप्रिशिएट नहीं किया बल्कि 5 साल पर डेप्रिशिएट कर दिया, तो इसका मतलब है ये विलफुल एरर हुई आपसे, या आपसे कोई एक्सपेंस पिछले सालों में नहीं लिखा गया, या आपने कोई एक चीज थी उसे पिछले सालों में एसेट बनाना था, आपने गलती से उसे एक्सपेंस बना दिया। तो ज़ाहिर है इस तरह की कोई भी गलती जो पिछले सालों में हो गई, ज़ाहिर है उसे भी ठीक करना पड़ेगा आपको। लेकिन पिछले सालों की तमाम जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बन चुकी होती हैं आपकी। अब आप फ़र्ज़ करें 2023 में हैं और ये गलती हो गई 2018 में, तो अब हमें 2018 से लेकर पिछले पूरे सालों का जो इफ़ेक्ट है उसको शो करना पड़ेगा। तो अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि प्रायर ईयर्स एरर्स हैं क्या और ओमिशंस हैं क्या? उनको ठीक कैसे करना है, ना मैंने अभी अकाउंटिंग पॉलिसी की ज़िक्र किया, ना एस्टिमेट्स का, ना एरर्स का। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि पॉलिसी है क्या, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं क्या और प्रायर ईयर्स एरर्स या ओमिशंस हैं क्या? तो मैं पढ़ लेता हूँ जी। प्रायर पीरियड्स एरर्स और ओमिशंस फ्रॉम are omissions. Prior period errors are omissions from and misstatements in an entity's financial statements. ठीक हो गया? कहते हैं ये कोई omission है या कोई misstatement है, आपने जानबूझकर कुछ चीज गलत लिख दी या आपसे भूल गई। फॉर वन और मोर प्रायर पीरियड्स, मुमकिन है सिर्फ 2018 में हो, मुमकिन है यही 2018 में भी, 19 में, 20, 21, 22, यानी पिछले सारे 4 साल में ये हो गए और 2023 में जाकर आपको ये पता चला। ठीक हो गया? फॉर वन और मोर प्रायर पीरियड्स अराइजिंग फ्रॉम अ फेलियर टू यूज और मिस यूज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास तब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जैसे मैंने आपको कहा, आपको पता था 10 साल लाइफ एसेट, लेकिन आपने गलती से उसे मिसयूज किया और आपने उसे 10 साल ट्रीट नहीं किया बल्कि आपने उसे गलती जानबूझकर 5 साल किया। तो अब ये आपके ऊपर फर्ज है कि पिछले 5 सालों में उसे ठीक करें जाकर। ठीक हो गया जी? आपके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन थी दैट वाज अवेलेबल, जो उस वक्त अवेलेबल थी, एंड कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग दो स्टेटमेंट्स। आप उस इंफॉर्मेशन को कहता है यूज कर सकते थे, अवेलेबल थी। जैसे मैंने अभी 10 साल की एग्जांपल दी, आपको पता था 10 साल लाइफ है, लेकिन आपने जानबूझकर 5 सालों से लिखा। सच एरर रिजल्ट फ्रॉम मैथमेटिकल मिस्टेक्स, या तो वो मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं कि आपने लाइफ तो 10 साल ही ली थी, डेप्रिशिएट करते हुए जब आप डेप्रिशिएट करने लगे तो लिखनी थी उसकी माउंट लेजिम 10,000, आपने गलती से 1,000 लिख दी और वो पता ही नहीं चले, 5 साल बाद जाकर पता चला। अच्छा, वो मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है। मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, मुमकिन है आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को गलत कर दी। मिसाल के तौर पर आपने पिछले सालों में आपके पास जो स्पेयर पार्ट्स थे, आपने स्पेयर पार्ट्स को पिछले सालों में एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी जो थी आपकी ये थी कि आपने उसको ऐसे ट्रीट करना था स्पेयर पार्ट्स वगैरह को, लेकिन आपने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, तो अब उसे भी ठीक करना पड़ेगा। ओवरसाइट और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फ्रॉड्स, यानी आपने जानबूझकर ऐसा किया, आपने पिछले सालों में किसी एसेट को एक्सपेंस शो कर दिया ताकि आप अपना टैक्स कम शो कर सके। ठीक हो गया? आपने फैक्ट्स को जानबूझकर छुपाया, राइट? या कोई फ्रॉड किया आपने, आपने पिछले सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कोई फ्रॉड कर दिया कि आपने कोई चीज जानबूझकर ज्यादा लिख दी या कम लिख दी। तो ये अगर कोई भी इनमें से कोई केस हो गया है, तो जाहिर है अब आप 2023 में ये सारी चीजें ठीक करेंगे। कैसे करनी है वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो प्रायर पीरियड एरर्स दरअसल वो गलतियां हैं जो ठीक हो सकती थी तब, हमने जानबूझकर गलती की, या हमें पता नहीं था, अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी लेकिन हमें पता नहीं था कि कैसे ठीक करना है, तो उस वजह से वो गलती हमसे हो गई। हाँ, कोई चीज उस वक्त अवेलेबल ही नहीं थी और हमने उस वक्त जानबूझकर ऐसी गलती नहीं की, बल्कि उस वक्त वो इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था इस एसेट की लाइफ 10 साल, हमें पता था यार ये एसेट 7 साल ही चलेगा या मुमकिन है 5 साल ही चलेगा, तो हमने 5 साल के हिसाब से कर दी। तो फिर ये प्रायर ईयर एरर्स नहीं है, फिर हम इसको एरर नहीं गिनेंगे, फिर उससे आगे हम अपने मुख्तलिफ तरीकों से उसको ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे वो भी देखेंगे। राइट जी? तो प्रायर ईयर के लिए ये ध्यान रखिएगा कि पिछले सालों में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, आपने उसको विलफुली
या फ्रॉड की नीयत से मिस स्टेटमेंट कर दिया जी। राइट जी, अब हम उसका देखते हैं जी, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। वंस अगेन ये आपकी बुक की एग्जांपल है, इसमें से हमने वंस अगेन सेग्रीगेट करना है प्रायर ईयर एरर्स को, पॉलिसीज को और एस्टिमेट्स को। तो देखते हैं जी क्या क्या होता है। पहले वाला जी, एन एंटिटी चेंज इट्स अकाउंटिंग फॉर लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल पॉलिसी है, बिजनेस के पास ऑप्शन थी, वो कॉस्ट भी रख सकता था, रिवैल्यूएशन मॉडल भी रख सकता। Two, the useful life of plant was revised downwards following impairment losses. आपने जो यूजफुल लाइफ थी, मैंने आपको बताया जी, जैसे आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मेथड से स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, यूनिट्स मेथड, या आपने उसकी जो रेजिडुअल लाइफ है वो चेंज कर दी, या आपने उसकी जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू के अलावा उसकी जो लाइफ है, जो लाइफ ऑफ द एसेट है, 10 साल, 15 साल, कितने साल रखनी है, 20 साल, 25 साल, ये भी हमारे पास एस्टिमेट्स होते हैं। तो ये एस्टिमेट्स वंस अगेन, अगर किसी एसेट की लाइफ 10 साल है तो हम 10 साल ही रख सकते हैं, 15 नहीं कर सकते। तो वंस अगेन ये भी एस्टिमेट्स, लाइफ ऑफ द एसेट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट और डिप्रिसिएशन मेथड्स, ये एस्टिमेट्स होते हैं। कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मेथड, ये पॉलिसी। सो कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन ये सिर्फ ये पॉलिसी होती है, इसके अलावा उसकी डिप्रिसिएशन मेथड, लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, ये तीनों जो होते हैं ये एस्टिमेट्स होते हैं, बिकॉज ये हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, एसेट की औकात के मुताबिक इन्हें देने पड़ते हैं। राइट जी, तो अगर यूजफुल लाइफ जो है उसे रिवाइज करना पड़ गया तो वंस अगेन ये भी एस्टिमेट्स है। अच्छा जी, तीसरा जी, डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ फॉर फर्नीचर वाज चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिप्रिसिएशन मेथड भी एस्टिमेट्स हैं, तो हम कहेंगे ये चेंजेस इन एस्टिमेट्स हैं जी। चौथा जी, कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज वाज चेंज फ्रॉम फाइफो टू वेटेड एवरेज। देखिए फाइफो और वेटेड एवरेज ये वंस अगेन पॉलिसीज हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास ऑप्शन होती है जी। हम फाइफो भी रख सकते हैं और वेटेड एवरेज भी रख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कॉस्ट और एनआरवी में हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, कॉस्ट और एनआरवी जो है ये एस्टिमेट होगा, ये हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके थे। फिफ्थ जी, it was discovered that last year company's inventory sheet were undercasted। देखिए ये एरर है, पिछले साल की जो हमारे पास इन्वेंट्री थी, फिजिकल इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी 10,000 की, हमने उसे जानबूझकर 7,000 का शो कर दिया। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन पास्ट ईयर में हमारे पास अवेलेबल थी कि हमारे पास 10,000 की इन्वेंट्री है, कोई भी इन्वेंट्री शीट है, हमने जानबूझकर कहते हैं उसे अंडरस्टेटेड शो कर दी। तो ठीक होगा जी, तो अंडरस्टेटेड इन्वेंट्री जो है वो एरर है, ये ना एस्टिमेट है ना पॉलिसी। 6, it was discovered that actual NRV of inventory was much lower than expected। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो गई है, तो NRV या कॉस्ट और NRV ये एस्टिमेट्स। तो अगर NRV और कॉस्ट जो है, कॉस्ट और NRV एस्टिमेट, फाइफो या एवको पॉलिसी, क्योंकि फाइफो और एवको में चॉइस है, कॉस्ट और एनआरवी में चॉइस नहीं है, तो कॉस्ट और एनआरवी इज योर एस्टिमेट। राइट जी। 7th वन, प्रेजेंटेशन चेंज फ्रॉम करंट टू नॉन करंट एसेट और करंट नॉन करंट एसेट ऑर्डर टू लिक्विडिटी ऑर्डर, यू वंस कैन गिव पॉलिसी। क्योंकि बैलेंस शीट बनाते हुए बिजनेस को ये ऑप्शन दी जाती है, बेशक आप इसे लिक्विडिटी ऑर्डर में बना दें, अभी हमने डिस्कस किया लिक्विडिटी ऑर्डर में बना दें, बेशक आप इसे नॉन करंट और करंट के ऑर्डर में बना दें, तो ये पॉलिसी है। राइट जी, मैं फिर से बता रहा हूं, अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दफा ये अलग क्वेश्चन है और एक दफा इसने एमसीक्यूज में तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट से रिलेटेड, तो ये भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, काम आएंगे जी आपके। राइट जी, तो आज हमने ये चीजें पढ़ी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या हैं, प्रायर ईयर्स एरर्स और ओमिशंस क्या चीज है, इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में आ गए, फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में आ गए,
या फाइफो से एवको में आ गया, या हमने कोई भी पॉलिसी, हम पास्ट में किसी चीज को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे, पॉलिसी थी, अब पॉलिसी हमने ये रख ली कि हम उसे एज एसेट बनाएंगे, तो क्या होगा? तो अगर चेंजेस आएंगी पॉलिसीज में, उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा? एस्टिमेट्स में अगर चेंजेस आएंगी तो उसे कैसे चेंज किया जाएगा? पहले आपने एसेट की लाइफ 10 साल रखी हुई थी, अब आपने सोचा है मैं इसको 10 साल की लाइफ नहीं रखूंगा, मैं इसकी आज के बाद 7 साल लाइफ कर दूंगा। चेंज इन एस्टिमेट, वैसे हमने डिस्कस भी किया था ये 16 में थोड़ा सा। आप पहले लेके चल रहे थे स्ट्रेट लाइन, अब आप चेंज करना चाहते हैं एस्टिमेट्स टू रिड्यूसिंग बैलेंस, फिर कैसे चेंज किया जाएगा? पहले रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000, अब आप चाह रहे हैं कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू कर दें हम 5,000, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? राइट जी। प्रायर ईयर एरर अगर कोई हो गई है, पास्ट में आपने किसी कोई गलती कर दी है, कोई एक्सपेंस नहीं लिखा, कोई एसेट ओवरस्टेट कर दिया, कोई अंडरस्टेट कर दिया, कोई लायबिलिटी लिखनी थी नहीं लिखी, तो उनको कैसे ठीक किया जाएगा? तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मेरे पास यही था। अगर इसमें कोई भी मसला हो, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 0300 8434 941। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।